रात के सन्नाटे नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह। हॉट सीट पर 6% मैदान में 6 प्रत्याशी मैदान में 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। काशीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ की स्नेक के साथ युवक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पिथौरागढ़ में कल से प्रादेशिक सेना की भर्ती। यूपी से 5000 से अधिक युवा पहुंचे। टनकपुर में 5 बसों के शीशे तोड़े, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। हरिद्वार पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान। सड़क हादसों को कम करने की कोशिश, कड़ी कार्रवाई शुरू। उत्तराखंड में घने कोहरे का येलो अलर्ट। फसल को पहुंच सकता है नुकसान। देहरादून का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पहली बार किसी चुनाव में 75% पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। निर्वाचन ड्यूटी में तैनात 205 गाड़ियों की जीपीएस से निगरानी होगी। वेबकास्टिंग एवं जीपीएस की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 90,875 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 44,919 पुरुष और 45,956 महिला वोटर हैं। 1,092 दिव्यांग और 641 मतदाता 85 साल से अधिक उम्र के हैं। पहली बार वोटिंग करने वालों की संख्या 2,441 है। निर्वाचन आयोग ने 10 संवेदनशील बूथ को चिन्हित किया है। केदारनाथ विधानसभा को 2 जोनल मजिस्ट्रेट और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट क्षेत्र में बांटा गया है। केदारनाथ में वोट डालने से पहले भाजपा उम्मीदवार आशा नोटियाल ने ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत की मनोकामनाएं मांगी। आशा नोटियाल का कहना है कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की है। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। और वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। वहीं मतदाताओं में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू हो चुकी है। आधा समय भी लगभग
गुजर सा ही गया है, 11 भी बज चुके हैं। कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है? क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? कैसा उत्साह लोगों में है? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं और सुबह 8 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही साथ अभी पहले घंटे की अगर बात कर ली जाए, जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं मत प्रतिशत की, तो तकरीबन 4.30% वहां पर मतदान हुआ है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये मतदान प्रतिशत बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं या पहाड़ की जो पुरुष हैं, वो सुबह के वक्त अपना काम कर लेते हैं या चारा लेने जंगल जाए रहते हैं। इस वजह से मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहता है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा 2 बजे के बाद ये मतदान प्रतिशत बढ़ता जाएगा। वहीं अगर आज उपचुनाव की बात कर ली जाए, तो उपचुनाव के जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है इस विधानसभा क्षेत्र में, वो मुख्य रूप से दो राजनीतिक दलों के बीच में देखी जा रही है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। भाजपा से प्रत्याशी आशा नौटियाल है और कांग्रेस से जो प्रत्याशी है मनोज रावत हैं। आशा नौटियाल 2 बार पूर्व में भी विधायक रह चुकी हैं और मनोज रावत 1 बार पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ अगर वहां पर बात कर ली जाए तो 173 कुल जो है पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिनमें से 130 पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो संवेदनशील क्षेत्र बूथ की बात अगर कर ली जाए, तो 10 बूथों को वहां पर संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही साथ ये एक बड़ी बात है कि भाजपा के लिए ये विचारधारा के साथ साथ प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मॉनिटरिंग करते हैं निर्माण कार्यों की, और जिस विचारधारा के तहत लगातार चुनाव लड़ती है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को अयोध्या सीट से और बद्रीनाथ विधानसभा में हुए चुनाव सीट से झटका लगाया। इसके लिए भाजपा ने जब चुनाव का ऐलान हुआ था, तो 3 महीने पहले से रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। वहां पर जो है नियुक्त कर लिए थे 3 महीने पहले। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस जो है लगातार वहां पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस विचारधारा को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है, उसी को लेकर उन्होंने वहां पर आरोप प्रत्यारोप शुरू किए। हालांकि भाजपा की अगर बात कर ली जाए, तो भाजपा लगातार उस सीट पर भाजपा का भी दबदबा रहा है, क्योंकि 2 बार आशा नौटियाल और 1 बार जो है शैला रानी रावत वहां पर विधायक रही है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है, वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि उस सीट पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए, तो 5 बार, जब भी उत्तराखंड बनने के बाद, राज्य गठन के बाद 5 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और पांच में से 4 बार जो है महिला जो विधायक है, उन्होंने विधानसभा का क्षेत्र का अपना नेतृत्व विधानसभा में किया है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आज चुनाव जब शाम को 6 बजे वोटिंग हो जाएगी और पूरी तरीके से जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो 23 तारीख को जब मतगणना होगी, यानी कि काउंटिंग होगी, तो ऐसे में किस प्रत्याशी के हाथ ये एक बड़ा दांव लगता है, क्योंकि दोनों पार्टियों की अगर बात कर ली जाए, तो दोनों में इस वक्त कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और 23 तारीख को ही पता चलेगा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का नया विधायक कौन होगा। जी हिमांशु, अगर बात की जाए महिला वोटर्स को लेकर के और पुरुष मतदाताओं को लेकर के, तो वहां पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में महिलाओं में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? सुबह 7 बजे से लेकर और अभी 11 बजे से ज्यादा का समय हो गया है, कितनी संख्या में महिला वहां पर पहुंच रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से हम बात करें केदारनाथ विधानसभा पूरे क्षेत्र की, तो पूरे क्षेत्र में तकरीबन 90,000 से अधिक मतदाता हैं, और ऐसे में वहां पर जो है महिला मतदाताओं की संख्या 45,000 से अधिक है। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि महिला वोट बैंक को रिझाने के लिए, चाहे भाजपा की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों ने पूरा जोर लगाया था। हालांकि भाजपा जिस दांव के साथ खेल रही थी कि महिला प्रत्याशी को वहां पर उतारा जाए, कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर बन सकता है कि बीजेपी की ओर से महिला प्रत्याशी वहां पर है, तो महिला मतदाताओं में जो है बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं जो है एक आम जनमानस में कहा जा सकता है कि वोटिंग बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। लेकिन जिला निर्वाचन आयोग की अगर बात कर ली जाए, तो जिला निर्वाचन आयोग लगातार जो है मतदाताओं से अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकले और अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि जो है जो मत प्रतिशत है वो बढ़ सके। हालांकि 2 बजे बाद असल आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि जो उत्तराखंड की महिलाएं होती हैं, उस आमतौर पर सुबह के समय में गांव में अपने कामकाज निपटाती है, जो है या जानवरों के लिए खरपतवार लेने के लिए जंगलों में जाती है। तो इस वजह से जो 12 बजे तक का जो समय होता है, वो उससे नहीं कहा जा सकता कि मत प्रतिशत कितना बढ़ेगा, लेकिन 2 बजे बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि मत प्रतिशत में जरूर उछाल आएगा। जी
जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई है। सुव्यवस्थित शांतिपूर्ण मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं उन्होंने विकास खंड अगस्त्य मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्य मुनि महिला पिंक बूथ का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी उपनिर्वाचन के महापर्व को लेकर सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत 4 ऐसे मतदान बूथ तैयार किए गए हैं जिनमें दिव्यांग महिला बूथ, युवा व यूनिक बूथ शामिल हैं। साथ ही कुछ ऐसे मतदान बूथ हैं जो दूरस्थ स्थान पर हैं, उन्हें भी विकसित किया गया है ताकि लोगों को उनका मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा सके। मैं चमेली हमारा विधानसभा क्षेत्र में ही है बूथ, उसको मैं निरीक्षण के लिए आया था, तो सभी जगहों पे शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ हो गया है। सर की बेसिकली जो माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आएँ इस अपने महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कार्मिक हैं। और उसके साथ हमारे यूथ मैनेज बूथ है, कुछ यूनिक भी बूथ हैं जो हमारे ऐसे बूथ हैं जो बहुत दूर हैं, मनसुना जैसे बूथ है, उसको भी हमने इस में विकसित किया है जिससे कि लोगों को इसके बारे में हम और जागरूकता फैला सकें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यशाला में युवाओं को रोजगार से किस प्रकार जोड़ा जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई। इस कार्यशाला को लेकर के दून यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेखा क्या सोचती है और इस तरह की कार्यशाला के आयोजन से छात्रों को क्या फायदा होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने कुलपति से खास बातचीत की। दून यूनिवर्सिटी देहरादून में फ्यूचर रेडी उत्तराखंड कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए दून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुलेखा डंगवाल जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज जो ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है, क्या इसमें निर्णय लिए गए, किन चीज़ों पर चर्चा की गई यहाँ पर? ये एक बहुत ही टाइमली स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने सेतु आयोग के माध्यम से इसका आयोजन किया। दून विश्वविद्यालय इसका नॉलेज पार्टनर है और बहुत ही टाइम से ये स्टेप इसलिए है कि आज की डेट में आपको डिग्री से रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपके पास स्किलिंग नहीं है, अगर आपने अपने को कौशल युक्त नहीं किया है, तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो स्किल और रोजगार, ऐसा नहीं कि स्किल बेस्ड कुछ अलग रोजगार है, कुछ नॉन स्किल बेस्ड, नॉन स्किल कुछ है ही नहीं। हर चीज़ में स्किल आपको कैसे अपनी इनहेंस करनी है, कैसे अपने को पावरफुल बनाना है, उसके लिए कार्यशाला। और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रोडक्शन है वो तो संस्थानों से होकर ही जाता है, वो यूनिवर्सिटी से होकर ही जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ अपने करिकुलम को इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार चेंज करें, उसको रीशेप करें, उसको रीबिल्ड करें और आउटकम बेस्ड बनाएं। ये इस कार्यशाला में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होने के नाते मेरा टेक अवे है कि यही डिस्कशन इसमें है कि आपको इंडस्ट्री के साथ चलना है, इंडस्ट्री को संस्थानों के साथ चलना है, नहीं तो प्लेसमेंट मुश्किल होगा और इंडस्ट्री को भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हम अलग नहीं हैं। इसलिए हमें इसकी तैयारी हम लोगों ने कर दी। दून विश्वविद्यालय इसमें मंथन लगातार करता आ रहा है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी हमने अपने यहाँ कराया और यही बात सामने आई कि अब हमको अपनी मैपिंग करनी पड़ेगी करिकुलम की, कि बच्चा अगर 1 साल बाद बाहर जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो उसके पास हम कौन सी स्किल दे पा रहे हैं, 2 साल में बाहर जाता है तो कौन सी स्किल दे पा रहे हैं। यही सब का डिस्कशन यहाँ पर हुआ एक्सपर्ट के द्वारा। इस डिस्कशन के बाद यूनिवर्सिटी अपने यहाँ क्या चेंज करने जा रही है? उसे हम चेंज तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पहले से इंडस्ट्री के लोग अपने एकेडमिक काउंसिल से लेकर और एडवाइजरी तक रखे हैं। लेकिन हाँ, अब हम रिगरस जो सिंक्रोनाइज्ड है इंडस्ट्री का, और लगातार इंडस्ट्री के लोग दून विश्वविद्यालय में आए, हमारे छात्रों को ट्रेनिंग दें, हम अपने ट्रेनिंग के पार्ट को बढ़ाएंगे।
इसके बाद स्किल ट्रेनिंग का पार्ट बढ़ेगा और ये हमारे लिए भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने लायक। जैसे यूनिवर्सिटी में होते हैं बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी का हो गया, टेक्निकल कुछ होते हैं, तो जो अधिकतर देखा जाता है कि जो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी लोग पढ़ते हैं उनको सरकारी नौकरी की तरफ रहता है, वहाँ पर जाते हैं, उनको टेक्निकली जो प्राइवेट जॉब मिल सके उसके लिए क्या यूनिवर्सिटी में कुछ प्लान है? आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे सोशल साइंसेस में क्या स्किल होने जा रही है, क्योंकि एआई का ज़माना है और एआई का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर की डिग्री चाहिए तो आप एआई सीखेंगे। एआई का हर डिसिप्लिन में इंटरफेरेंस होने वाला है, तो हर डिसिप्लिन को, चाहे वो हिस्ट्री है चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, हर एक को उस स्किल के हिसाब से अपने को चेंज करना है। तो हमको सोशल साइंसेस में भी हम उतना ही रिगरसली अपनी अपस्किलिंग करेंगे जितनी कि हम साइंसेस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ये सिनेरियो चेंज करेंगे और गवर्नमेंट जितना हमसे एक्सपेक्ट कर रही है उसके साथ हम चल पाए, ऐसी हमारी कोशिश है। सुलेखा डंगवाल जी, जिनका कहना था कि आज शिक्षा के साथ साथ बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाए ताकि उनकी शिक्षा की जो प्राथमिकता है वो पूरी हो सके और बच्चे जो यहाँ से पढ़ जाए उनको रोजगार मिल सके। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उद्यम सिंह नगर द्वारा निर्देशित नशा मुक्ति अभियान में काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नशे के एक बड़े सौदागर को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। नशा तस्कर से बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ की बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी हुई है, जिससे नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए जिले के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्र ने बताया कि संपूर्ण जनपद में अवैध नशे को समाप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में बीते रोज काशीपुर पुलिस जब मुरादाबाद रोड स्थित मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाए हुए थी तो एक स्कूटी पर सवार नशा माफिया मोहसिन को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मोहसिन है और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार गुप्त रूप से करता था और बरेली से स्मैक लिया था। बरेली से जिस व्यक्ति से, जिस अपराधी से ये स्मैक लिया था उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाने और कोतवाली क्षेत्रों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में देहरादून में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद हरिद्वार पुलिस ने अलर्ट होकर इस दिशा में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। एसएसपी हरिद्वार ने सभी थाना और कोतवाल प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाएं। इसके तहत पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एसएसपी महोदय के कुशल नेतृत्व में हरिद्वार में काफ़ी सघन चेकिंग की जा रही है और अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ड्रंकन कंडीशन में गाड़ी चलाते हैं, उनके काफ़ी मात्रा में वाहन भी सीज किए गए हैं और इसी के साथ साथ होटल ढाबों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग होटल ढाबों में अवैध तरीके से शराब पिलाने का कार्य करते हैं उनको भी सचेत किया जाता है कि वो ये सब ना करें। हाँ, अगर इस तरह का कोई भी मामला हमारे संज्ञान में आता है तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होती है और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि ये सब चीज़ ना करें, क्योंकि ये उनके साथ साथ बाकी सबको भी डेंजर में डालती है।
पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना की भर्ती में शामिल होने से छूट रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं। जो युवा टनकपुर, चंपावत या फिर अन्य किसी स्थान पर यातायात के साधन उपलब्ध न होने के चलते पिथौरागढ़ में 21 व 22 नवंबर को होने वाली भर्ती में शामिल होने से रह जाएंगे, उन्हें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक बिहार के दानपुर में होने वाली भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस संबंध का एक पत्र सेना की ओर से पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को दिया गया है। इसी आधार पर पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने भी चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी उनके जिले में फंसे युवाओं तक पहुंचाने की अपील की। वहीं युवाओं का टनकपुर में दिन भर तांडव जारी रहा। युवाओं ने कई बसों के शीशे तोड़ डाले और कई ट्रकों पर अपना कब्जा जमा लिया। युवाओं को अराजकता करने से रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक भी करना पड़ा। ये आप सबके माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं उनकी जानकारी के लिए बताना है कि दानापुर की जो भर्ती कैंसिल हुई थी उसको फिर से ओपन करवाया गया 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसमें हमारी टेरिटोरियल आर्मी के ब्रिगेडियर साहब से बात हुई है और उसके संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है उनका। जो बच्चे यहाँ पिथौरागढ़ आ चुके हैं उनकी भर्ती जो है कल और परसों होगी। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, टनकपुर या हल्द्वानी अन्य जगहों पर, उनसे अनुरोध है कि वो दानापुर की भर्ती में भाग लें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसके संबंध में आर्मी के स्तर से एक आदेश भी जारी हो चुका है और उन्होंने इस संबंध में अपना जो आदेश है वो सभी संबंधित को भेज भी दिया गया है। मिलिट्री स्टेशन में प्रादेशिक सेना की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी संख्या में नवयुवक उम्मीदवार जो है टनकपुर पहुंच चुके हैं अन्य प्रदेशों से। इसमें सभी नवयुवक उम्मीदवारों को चंपावत पुलिस की तरफ से यही अपील की जाती है कि कानून और यातायात व्यवस्था का पालन करें। सभी विभाग तथा प्रशासन और पुलिस उनके सहायता के लिए प्रयासरत है। एक्स्ट्रा बसेस का संचालन हो तथा बसेस का रोटेशन वाइज संचालन हो, अन्य वाहन की उपलब्धता हो या अन्य तरीके से भी गंतव्य तक पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें यातायात नियमों का और सेफ्टी का भी पालन हम सभी को करना पड़ेगा। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।